ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड स्टडीज़ में। आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड पोस्टुलेट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सियोम्स के बारे में पढ़ लिया था, तो हम एक बार उसे रिपीट कर लेते हैं, मतलब रिवाइज कर लेते हैं उसे कि एक्सियोम्स होते क्या है। ठीक है, एक्सियोम्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक, तो देखो, टोटल हमने 7 एक्सियोम्स पढ़े थे। ठीक, 7 एक्सियोम्स में सबसे पहले आपका एक्सियोम्स था कि अगर कोई दो डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, किसी एक सिंगल चीज़ के आपस में इक्वल है, ठीक है, मतलब कि जो है कि अगर ए और सी दोनों बी के इक्वल हैं तो ए और सी आपस में भी इक्वल होंगे। ठीक है। दूसरा आपका क्या था कि अगर दो इक्वल चीज़ों में कोई हम अलग चीज़ आपकी जो है मतलब इक्वल चीज़ ऐड करते हैं, दो इक्वल चीज़ों में अगर इक्वल चीज़ को ही हम ऐड करते हैं तो उनके रिजल्ट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से आपका जो है थर्ड वाला था। थर्ड में आपका क्या था कि जो कि बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जा रहा था। ठीक है, कि मतलब कि किसी भी दो क्वांटिटीज़ में जो कि आपका इक्वल हैं, उनमें अगर किसी भी इक्वल क्वांटिटी को आप प्लस या माइनस करोगे तो भी आपका कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपका डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड आपका ये हो गया। फोर्थ आपका क्या था? फोर्थ आपका था कि कोई भी अगर एक पर्टिकुलर लाइन किसी दूसरी लाइन से आपके कोइंसाइड करती है, मैं इसके लाइन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, बट एक्चुअली ये सभी के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल आपका हमने लेटर ए लिखा है, दूसरा एक लेटर ए लिखा है, अगर ये दोनों एक दूसरे के ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब कि एक दूसरे पे पूरा कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, कहीं से आपका जो है अगर इसको यहाँ से आपका व्यू होगा तो ये नीचे नीचे वाली लाइन नहीं दिखाई देगी, और नीचे से अगर आप व्यू कर रहे हैं तो ऊपर वाली लाइन नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ही चीज़ें, दोनों ही आपके थिंग्स जो हैं आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये आपका फोर्थ था। फिफ्थ आपका जो एक्सियम था उसमें कह रहा था कि होल जो होता है, ठीक है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का अगर होल में लेते हैं तो वो हमेशा उसके पार्ट से बड़ा होता है। ठीक है, ये तो नेचुरल सी बात है और ये आपका समझने वाली बात है, सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपका कोई होल पार्ट है, ठीक है, उसी के हम किसी पार्ट की बात करते हैं तो पार्ट वाला पार्ट हमेशा, मतलब पार्ट वाली जो चीज़ है वो हमेशा होल से छोटी होगी। ठीक है, बट हाँ यहाँ ध्यान रखना कि केवल एक पर्टिकुलर चीज़ के कॉन्सेप्ट, मतलब है उसके कॉन्सेप्ट में कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने एक रेगुलर पिज़्ज़ा लिया, ठीक है, और एक लार्ज पिज़्ज़ा लिया, ठीक, तो रेगुलर वाला जो पिज़्ज़ा होगा, ठीक है, जो भी हम बात करेंगे होल और पार्ट की, अगर रेगुलर की बात कर रहे हैं तो रेगुलर का ही होल कंसीडर होगा, रेगुलर का ही पार्ट कंसीडर होगा। ऐसा नहीं है कि रेगुलर का हमने होल कंसीडर कर लिया और लार्ज का हमने एक पार्ट कंसीडर कर लिया। ठीक है, ऑल्दो अगर फ्रैक्शन के बाद में आप लिखेंगे, फ्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे तो भी आपका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे होल को अगर लिखेंगे यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो लार्ज पिज़्ज़ा है, अब अराउंड 8 पीसेस होते हैं उसमें, ठीक है, तो उसके एक पीस का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 1/8। तो अभी भी यहाँ पे फ्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में 1 आपका ग्रेटर है 1/8 से। ठीक है, तो फिफ्थ वाला केवल यही बताना चाह रहा है कि होल जो चीज़ होती है वो पार्ट से हमेशा बड़ी होती है। ठीक, जो आपके बाकी दो बचते हैं सिक्स्थ और सेवन्थ, ठीक है, सिक्स्थ और सेवन्थ जो आपके बचते हैं वो भी आपके जैसे प्लस और माइनस का केस था, ये आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस है। ठीक है, सिक्स्थ में आपका क्या है कि दो आपकी इक्वल चीज़ें हैं, ठीक, इन दोनों इक्वल में अगर इक्वल्स का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा, फाइनल प्रोडक्ट, वो आपका इक्वल होगा। ठीक, और सेवन्थ का कॉन्टेक्स्ट क्या था कि अगर दो चीज़ें आपकी इक्वल हैं, ठीक है, और उसमें हम किसी इक्वल का डिवीज़न करते हैं तो भी आपका चीज़ें इक्वल आएंगी। ठीक है, तो ये आपके पर्टिकुलर एक्सियोम्स थे जिसका हमने रिवीजन कर लिया। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं पोस्टुलेट्स के बारे में। ठीक है, कि आपका जो आपका टॉपिक है आज का, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, पोस्टुलेट्स। चलो, सबसे पहले जानते हैं कि पोस्टुलेट्स होता क्या है। ठीक है, पोस्टुलेट्स का मतलब देखो, पोस्टुलेट्स आपके वो पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं जो कि आपका बेसिकली स्पेसिफिक होते हैं ज्योमेट्री के। ठीक है, कहने का मतलब कि जैसे आपका सर्कल हो गया, एरिया हो गया, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन या फिर ज्योमेट्री का कोई पार्ट आ रहा है, ठीक है, उसे
उसमें जितनी भी डेफिनेशंस आपकी ली गई हैं वो आपके पॉस्टुलेट्स हैं, मतलब जो बेसिक चीज़ें थी, जैसे कि मतलब आपका पॉइंट हो गया, ठीक है, पॉइंट की अपना एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, ठीक है। जनरली आप कहेंगे तो पॉइंट क्या है, पॉइंट एक नॉन डायमेंशनल कोई पर्टिकुलर थिंग है या फिर जो ऑब्जेक्ट है कह सकते हैं, ठीक है, नॉन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट कह सकते हैं इसे, ठीक। तो नॉन डायमेंशनल मतलब कि पॉइंट एक ऐसा पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, ठीक, जनरली ये कहते हैं, ठीक। तो इसी के आपके इसी तरह के जो आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, फिर उसके बाद से सर्कल हो गया, सर्कल का डायमीटर हो गया, इन सभी चीज़ों पे आपका कुछ बेसिक डेफिनेशंस दी गई जो कि आपका प्योरली ज्योमेट्री में हमेशा यूज़ होता है, ठीक है। तो वही पॉस्टुलेट्स हमें यहाँ पे कवर करने हैं आज, ओके, ठीक है। तो हम पहले पॉस्टुलेट्स की बात करते हैं। पहले पॉस्टुलेट की अगर बात करो तो इसमें ये कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि मतलब स्ट्रेट लाइन जो भी होती है वो एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके कहने का मतलब क्या है, हम वो समझते हैं। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। अब अगर कहा जाए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, केवल ये कहा जा रहा है कि आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया है, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। क्या ड्रॉ कर सकते हो आप लोग में से कुछ होंगे जो इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, कुछ के दिमाग में आएगा नहीं हम ऐसे क्यों ड्रॉ करें, हम ऐसे करेंगे, ठीक है, फिर ऐसे कर सकते हो। मतलब कि आप कितने भी लाइंस आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर केवल एक पॉइंट दिया हो, ठीक है, वन पॉइंट है, तो इस केस में नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन, एक पॉइंट से आप कितने नंबर ऑफ लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इनफाइनाइट। मतलब कि आप काउंट नहीं कर सकते हो कि कितनी लाइंस उसमें से जा सकती हैं, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पे एक पर्टिकुलर बेसिक डेफिनेशन दे दिया गया कि अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको दो पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, मिनिमम दो पॉइंट्स आप, ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफाइड स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एट रैंडम नहीं, स्पेसिफाइड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्पेसिफाइड स्ट्रेट लाइन की अगर बात कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें चाहिए 2, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं ये, ठीक, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं आपके किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2, ठीक है। इसका यूज़ आपका देखो ग्राफ में भी आता है, ठीक है, ग्राफ में किस तरह से आता है, जैसे अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो आपको किसी की भी मतलब किसी भी लाइन के अगर ग्राफ ड्रॉ करनी है या फिर किसी इक्वेशन की ग्राफ ड्रॉ करनी है तो उस इक्वेशन के आपको दो सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है, दो सॉल्यूशन के बाद से ही आप उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पोस्टुलेट वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, मतलब इसका एप्लीकेशन वहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब समझ गए कि मतलब एक पॉइंट दिया है तो दूसरा पॉइंट भी स्पेसिफाइड होना चाहिए किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पोस्टुलेट पे आते हैं हम। देखो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट पोस्टुलेट कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड
इनडेफिनेटली। ठीक है, इनडेफिनेटली का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझ लो कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या हो। इनडेफिनेटली का मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइट तक हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब चलो इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। सपोज कर लो आपको एक स्ट्रेट लाइन दी है, जैसे बुक्स में दी होती है, तो स्ट्रेट लाइन इस तरह से दी होती है। यहाँ पे दो बैरियर ड्रॉ कर दिए, ए और बी। ठीक है, अब वो स्ट्रेट लाइन जो आपका दिया हुआ है, ठीक, इस स्ट्रेट लाइन में कह रहा है कि आपको मतलब आप इसको बढ़ा सकते हैं जहाँ भी चाहें, जितने जिधर भी चाहें, जितने दूर चाहें वो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बात सही है। क्यों सही है? अब देखो, जैसे कि मान लो कि कोई भी स्ट्रेट लाइन आपका दिया हुआ है, वेट, कोई भी स्ट्रेट लाइन आपका दिया हुआ है, ठीक है, ए बी से आपका टर्मिनेटेड है। तो अगर ए बी से वो टर्मिनेटेड है तो क्या हम इसे बढ़ा नहीं सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो हम इसे और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक, अब देखो इसका मतलब जो है एग्जाम्पल आपको जो है कैसे समझ में आएगा, साथ ही साथ यहाँ पे एप्लीकेशन भी है, ध्यान देना। सपोज कर लो कोई भी आपका ट्रायंगल दिया है, ठीक, ट्रायंगल दिया है ए बी सी। अब देखो जो ट्रायंगल्स की लाइन है ए बी, ए सी और बी सी, ये तीनों आपस में टर्मिनेटेड है, मतलब ए सी ए और सी पे टर्मिनेटेड है, ए बी ए और बी पे टर्मिनेटेड है, और बी सी बी और सी पे टर्मिनेटेड है। ठीक है, बट हम कह रहे हैं कि हमें एक्सटर्नल एंगल चाहिए कोई। ठीक है, हमें एक्सटर्नल एंगल चाहिए, एक्सटर्नल एंगल चाहिए हमें कोई। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंगल अगर मान लो सी पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, बी सी को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई ऐसा रूल होता कि आप टर्मिनेटेड लाइन को एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल होता कि आप किसी मतलब बीसी को एक्सटेंड करके आप उसका एक्सटर्नल एंगल निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। इसीलिए ये पॉस्टुलेट्स आपके डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, इन्हीं सारी जो है एप्लीकेशंस की वजह से आपका ये डिफाइंड हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ठीक है, कोई भी टर्मिनेटेड लाइन हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका जो है कोई एग्ज़ाम में जो है ड्रॉ करने को आ गया ट्रायंगल, आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और फिर उसके बाद से सारे लाइन्स आपस में बढ़ा दी हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलो थर्ड पॉस्टुलेट की बात करते हैं हम, जो आपका थर्ड नंबर पॉस्टुलेट है। थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहता है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझो। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, इसके कहने का सेंस क्या है कि आप किसी भी सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो अगर आपके पास दो चीज़ें दी हुई हैं, एक सेंटर और एक रेडियस। ठीक है, कैसे हम देख लेते हैं। अब देखो, सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, कंपास और पेंसिल, यही यूज़ करते हो ना। ठीक है, सर्कल के जब आप जो है बेसिक एलिमेंट्स पढ़ोगे तो उसमें आपका सेंटर होता है, उससे उसके बाद से मतलब सेंटर यहाँ पे O है, इसके बाद से इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो आपका सरकमफेरेंस है वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो आप क्या करते हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट O पे आप कंपास रखते हो। ठीक है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट मान लो A है, यहाँ तक कि आप डिस्टेंस मेजर कर लेते हो रूलर से। ठीक है, रूलर पे चलो लिख देते हैं। ठीक, यहाँ कंपास का नीडल है और यहाँ पे आपकी पेंसिल की नीडल है। ठीक है, पेंसिल की टिप है। उसके बाद से क्या होता है, केवल उसको राउंड
सर्कुलेट करना होता है, वही आपका सर्कल होता है। ठीक है, तो ये पॉस्टुलेट आपका वही कहता है कि आपको अगर केवल या तो कोई सेंटर दिया है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपका कोई रेडियस नहीं दिया है, ठीक, रेडियस नहीं दिया है, तो आप कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, बट उसका वेल डिफाइंड सर्कल नहीं होगा, जो आपको एज पर रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, बट अगर कोई मतलब सर्कल रिक्वायर्ड है, किसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किसी सर्कल की अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ठीक, तो उसके लिए आपका सेंटर दिया होगा प्लस रेडियस दिया होगा। ठीक है, मतलब ये इस तरह से नहीं है कि अब जैसे क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि अगर नॉर्मल आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे कहोगे कि अब यहाँ सेंटर तो दिया नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, सेंटर से आपका सरकमफेरेंस के डिस्टेंस को ही रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो अगर रेडियस कहीं दिया है तो नेचुरली उसने सेंटर उसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अब आपका प्लेन पेपर है, अब आपके पेपर पे वो आके जो है मार्क थोड़ी करेगा कि हाँ देखो भैया ये सेंटर है। ठीक है, यहीं से तुम्हें ड्रॉ करना है। ठीक, इतने छोटे बच्चे हो नहीं कि आपका वर्कबुक आ रहा है जिसमें आपको सेंटर मार्क किया जाएगा। ठीक है, तो सेंटर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक, बट रेडियस उसने दिया है, तो रेडियस का मतलब कि सेंटर से आपका सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस दिया होगा। ओके, ये आपका इसके थर्ड पॉस्टुलेट के कहने का मतलब है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे। फोर्थ आपका पॉस्टुलेट कहता है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एनदर। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एनदर। ठीक है, इसके कहने का मतलब देखो क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा है कि राइट एंगल आपका कहीं भी बनेगा वो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में कैसे ही बने रहे, इट डजेंट मैटर। ठीक है, कहने का अब देखो वो क्यों है, उसका रीज़न क्या है। राइट एंगल की अगर मेज़रमेंट की अगर बात करोगे, ठीक है, राइट एंगल की मेज़रमेंट की अगर बात करोगे तो वो क्या होती है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो अगर देखो कोई भी राइट एंगल अगर कहीं बनेगा तो उसकी मेजरमेंट क्या होगी 90, तो नेचुरली वो क्या होंगे आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, ग्राफिक ज्योमेट्रिकली एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने एक राइट एंगल यहाँ बनाया इस तरह से और एक राइट एंगल मैंने बनाया यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली राइट एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री है और इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब क्वाड्रेंट आपने पढ़ा था, ठीक है, तो एक्स वाई एक दूसरे को 90 डिग्री पे कोइंसाइड कर रहे थे। ठीक है, या फिर इंटरसेक्ट कर रहे थे। ठीक है, इंटरसेक्ट ज़्यादा सही वर्ड है। तो इसकी भी आपकी 90 है, ये भी आपका 90 है, ये भी आपका 90 ही है और ये भी आपका 90 ही है। ठीक है, तो ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ठीक, तो फोर्थ पॉस्टुलेट का सिंपल कहने का मतलब यही था कि चारों एंगल्स आपके मतलब जो है सारे 90 डिग्री आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, फिफ्थ की बात करते हैं, फिफ्थ पॉस्टुलेट की हम बात करते हैं। फिफ्थ पॉस्टुलेट आपका देखो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आराम से सुनो पहले। इसमें कह रहा है कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, if a straight line falling on two straight line makes the interior angles on its same side of it। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, दो स्ट्रेट लाइन है जिसपे एक लाइन आपकी फॉल कर रही है। ठीक है, फॉल इस तरीके से कर रही है कि वो उसे इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से। ठीक है, मतलब एक लाइन L है, एक लाइन M है, ये आपकी लाइन्स हैं। ठीक है, लाइन L और M पे एक स्ट्रेट लाइन आपकी जो है N ड्रॉप कर रही है या फिर फॉल कर रही है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। ठीक है, यानी कि ये और ये, ठीक, सेम साइड की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर जो है
मतलब किसी एक साइड की बात कर लो, अगर इधर साइड की बात करते हो तो ये और ये हो जाएगा, और इस साइड की अगर बात करो, ठीक है, तो ये और ये हो जाएगा। ओके, चलो फिर उसके बाद से क्या है, इफ टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, इफ टेकन टुगेदर आर लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इट प्रोड्यूसेस इंडेफिनिटली। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब देखो, अब मैं इसका सिंपल सेंस समझा दे रहा हूँ। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, अगर ये 180, मतलब इनका कंपैरिजन करना है 180 डिग्री से। ठीक है, लिटरली कंपैरिजन करना है 180 डिग्री से। ठीक है, 180 डिग्री से अब देखो 3 केस आएंगे इसमें। ठीक है, कंपैरिजन में 3 केस आएंगे। सबसे पहला केस क्या आएगा, देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहला केस क्या आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 पॉसिबल हो सकता है कि ये लेस देन क्या हो, 180 डिग्री। ठीक है, तो इस समय देखो अब वो जो है स्ट्रक्चर किस तरह से बन जाएगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये तीसरी लाइन ये ऐसे आ रही है। ठीक है, एल एम एन, इन दोनों का सम 180 से छोटा है। ठीक है, तो जो आपकी जो स्ट्रेट लाइंस होंगी जो कट हो रही हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस एल एंड एम, ठीक, इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन किधर, ठीक है, ऑन द साइड वेयर सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, यहीं पे आपका दूसरा केस भी जो है अंडरस्टैंडेबल है कि अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक, 180 डिग्री से अगर कोई चीज़ ज़्यादा है, जैसे देखो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल आपका 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये दोनों क्या कभी आपस में इंटरसेक्ट होंगे, कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ आपका कह रहा है, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, दे विल नॉट इंटरसेक्ट इन, they will not intersect on this side। ठीक है, तो इस साइड में ये इंटरसेक्ट नहीं होंगे। थर्ड केस जो होता है वो आपका इम्पॉर्टेंट है ऑन द बेस ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन के बेसिस से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, देखो थर्ड आपका केस क्या कहता है कि सपोज कर लिया कि ये दोनों का जो सम है वो इक्वल आ गया 180 डिग्री के। ठीक है, तो आप देखो स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, एल एम एन। ठीक, अब देखो इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है। इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो एल एंड एम होंगे वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये थर्ड केस आपका इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपका जो लाइंस एंड एंगल्स में यही आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। मतलब कि जो है इस पे आपका एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन पूरा भरा पड़ा है लाइंस एंड एंगल्स में। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स में बेसिकली आपका ये एक अलग से टॉपिक है कि जिसमें दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, वो अगर ट्रांसवर्स लाइन से अगर कट करती हैं, ठीक है, जो एन है उसे हम ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं, आगे चल के हम जो है पता चलेगा। ठीक है, उसके एप्लीकेशंस के बेस पे जो है इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारी चीज़ें आपको जो है अगले चैप्टर में पता चलेगी। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन वहाँ पे है। ठीक है, इसका ये एप्लीकेशन वहाँ पे है। तो ये आपका पांचवा था। अब देखो
इस दोनों मतलब इस पांचवे का जो है दो अलग अलग कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, दो पर्टिकुलर जो है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे, ठीक है, इक्विवेलेंट वर्जन कहा गया है इसे, ठीक है। देखो क्या है इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट। ओके, चलो इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट में देखो सबसे पहला क्या है, ठीक है, सबसे पहला आपका ये है फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है एल, ठीक है, और कोई एक पॉइंट है P जो कि L पे नहीं है, ठीक है, तो नेचर में एक ऐसी लाइन एग्जिस्ट करेगी, मतलब एक ऐसी लाइन होगी जो P से पास होगी और L के पैरेलल होगी, ठीक है। अगर मान लो कि M वो लाइन है, ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब क्या है फॉर एवरी लाइन L for every line L and a point P not lying on L, ठीक है, there exist a line, मतलब यही स्टेटमेंट है आपका उसमें, exist a line बुक में आपकी यही स्टेटमेंट है, there exist a line parallel to L, parallel to L and passing through P, ठीक है। ये आपका एक पहला वर्जन था। दूसरा वर्जन आपका क्या कहता है देख लेते हैं, दूसरे वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा वर्जन आपका क्या कहता है, दूसरा वर्जन ये कहता है टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, डिस्टिंक्ट मतलब कि जो है कि जो आपकी कोई भी अलग से दी हुई है, ठीक है, सेम नहीं है उनका जो है सारी चीज़ अलग हैं, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन, ठीक है। दो लाइंस कभी भी एक लाइन के पैरेलल में नहीं हो सकती, मतलब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक लाइन के पैरेलल में नहीं हो सकती। जैसे कि ग्राफिकली अगर जो देखोगे, ये एक लाइन हमने बना दी, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब जरा खुद सोच के दिमाग से सोचो कि अगर मतलब कि हमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है तो इस पर्टिकुलर लाइन L इस पर्टिकुलर लाइन M दोनों के लिए अलग अलग ड्रॉ होंगी या नहीं, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, नेचुरल सी बात है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका जो है केवल इसका जो है इक्विवेलेंट वर्जन के तौर पे बताया गया है कि हाँ दो डिस्टिंक्ट अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो आपका कभी भी वो सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती, ठीक। तो ये आपका पर्टिकुलर जो है पोस्टुलेट्स आपके थे जो यूक्लिड्स में यूज़ किए गए, ठीक है। देखो अब ये चैप्टर पूरा जो है आपके बेसिकली कॉन्सेप्ट और कॉमन सेंस पे बेस्ड है, ठीक है। अब जितने भी आप एक्सियोम्स पढ़े हो और आपका जो पोस्टुलेट्स पढ़े हो, ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉमन सेंस पे है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इसमें जो आप ना जानते हो, ठीक है। तो कभी भी इस चैप्टर को ये सोच के मत पढ़ना कि हम ये एक नया चैप्टर है या फिर जो है तुम इसे जानते नहीं हो, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं इसमें वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपने नहीं पढ़ा है, ओके। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ कि ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। अगर आप इसको केवल इस तरीके से पढ़ोगे कि हाँ ये इसका 4-5 नंबर आएगा तो ये मतलब सही नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स के हर एक पार्ट में हर एक जगह पे आपके पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स यूज होते हैं, ठीक है ना। तो इन सारे पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स को आपको ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक।
कॉन्सेप्ट के बेस पे कहो या फिर जो आपका थ्योरेटिकल के बेस पे कहो तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहो तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि 4 से 5 नंबर का आता है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं बता दूंगा कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो कॉमन सेंस के तौर पे आप इसको जब चैप्टर को पढ़ोगे तो कॉमन सेंस के तौर पे ही आपका हो जाएगा। ठीक है, बट जो एप्लीकेशन है इसका वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो मतलब जो है वो ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो, ये था आपका आज का लेक्चर। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।